नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। उसका जो पहला टॉपिक है वो है कि अपराधियों के लिए जो 2 कदम के बात की जा रही है कि सरकार के द्वारा जो ये है हमारा अमित शाह जी गृह मंत्री, इन्होंने एक कानून पेश किया था जिसके अंतर्गत ये चीज़ें है कि अपराधियों को बायोमेट्रिक नमूने देने की बात की गई है और उस नमूने को 75 सालों के लिए क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ये विधेयक एक्चुअली पेश किया गया था, लोकसभा के अंदर पेश किया गया, इसको पास किया गया, राइट। तो इसके अंतर्गत यही चीज़ें है कि अपराधियों को न्याय प्रणाली से आधुनिकीकरण से लेस किया जाएगा और उनको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक लेने के साथ साथ में ये होगा कि पुलिसों को अधिकार देता है कि दंड प्रक्रिया को सख्ती से निपटा जाए और ये लोकसभा से पास हुई। इसमें क्या है कि महिलाओं और बच्चों को अपराध को छोड़ के, ठीक है, छोड़ के 7 साल से कम सज़ा पाने वाले को बायोमेट्रिक डाटा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यदि बच्चे के साथ और महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है उसमें डाटा देना मैंडेटरी है। आपको 1 साल का भी सज़ा होगा तो डाटा मैंडेटरी है। लेकिन यदि दूसरा केस है उसमें यदि 7 साल से कम का सज़ा होता है तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले यदि उससे ज़्यादा होता है तो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। सरकार इस बायोमेट्रिक को 75 सालों तक सुरक्षित रखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ डाटा इसमें दिया हुआ है। 2020 के डाटा के अनुसार ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पे अपराधी को कितना प्रतिशत न्याय मिल पाता है। तो आप देख सकते हैं कि देश में हत्या और दुष्कर्म के जैसे मामले में 44% और 39% ही जो दोषी पाए को सज़ा मिलता है, राइट। ये आपको पहले चीज़ें देखना चाहिए। देखिए कि 50% भी जो हत्या करने वाले हैं उनको यहाँ पे क्या नहीं मिल पाता है, सज़ा नहीं मिल पाता है। जब उनको सज़ा नहीं मिल पाता है तो उनको क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है, राइट। दुष्कर्म करने वाले 39% को सज़ा नहीं मिल पाता है। यदि नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मनोबल बढ़ेगा, लोग वो करना चलेंगे, लोगों को ये विश्वास हो जाना, अरे पुलिस क्या है, पुलिस कहाँ पकड़ पाती है, राइट। पुलिस किसके लिए है, कमज़ोर लोगों के लिए है, कमज़ोर लोगों के लिए है। पुलिस तो अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं। एक मनोवृत्ति हमारे सामने है, पुलिस की छवि जो है वो हमारे समाज में सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कानून को लाया जाए और इस जो बायोमेट्रिक जो चीज़ों को लाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, सज़ा मिल सके। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा मिलेगा तो इससे क्या होगी कि व्यक्तियों के अंदर एक भय आएगा और भय से क्या होगा कि समाज में ये जो दुष्कर्म का मामला है, हत्या का मामला है, ये सब पे रोक लग सकता है। कानून लेके आई थी सरकार, राइट। इसमें ये चीज़ें था इस आर्टिकल के तहत, इसमें सभी चीज़ों को अधिकार दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। इससे संबंधित कोई डिटेल में अभी तक एडिटोरियल नहीं आया है। एडिटोरियल आएगा उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। यह एक न्यूज़ टाइप का है लेकिन यह एक इशू भी है, राइट। तो इसको लेके जब एडिटोरियल आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा न्यूज़ का जो बैकग्राउंड था वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि एमएसपी जो है, एमएसपी को समिति को बनाने के लेके एक्चुअली किसान मोर्चा और सरकार के बीच में कुछ आनाकानी हो गई है, राइट। हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब समझिए ये चीज़ें क्या है, मैं बताता हूँ। पहले जब कृषि बिल आया था तो कृषि बिल को सरकार ने क्या किया, वापस ले लिया। वापस लेने के साथ साथ जो किसान की संगठन है उन्होंने एक मांग की कि एमएसपी को लेके एक कानून बनाया जाए। ठीक है, अब एमएसपी को लेके कानून बनाया जाए। अब देखो एमएसपी क्या होता है, मैं ये चीज़ें बताता हूँ। इसको बताते हैं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ को सरकार ने फिक्स कर दिया कि 17 रुपये केजी में आपके से गेहूँ लूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17 से ज़्यादा में आपका गेहूँ नहीं बिकेगा। आपका 17 से ज़्यादा में आप चाहो तो बेच सकते हो। कहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे गेहूँ खरीद रहा है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये आपको 18 रुपये आपका गेहूँ का दे रहा है तो आप इनको बेच दो। सरकार बोलती है आप इनको बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप बाज़ार में जाते हो बेचने के लिए, आपको 15 रुपये बिकता है तो आप वहाँ मत बेचो, सरकार के मंडियों में आके बेचो। इस मंडियों में क्या मिलेगा, कम से कम आपको 17 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि आपकी फसल का न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दिया जाता है कि इससे नीचे में आपको नहीं बेचना है, इससे ऊपर आप बेच सकते हैं। इसी से संबंधित था कि किसान चाह रहे हैं कि इस पर कानून बने, राइट। तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एमएसपी के बारे में। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, इसमें ये चीज़ें था। इसमें तो सरकार के द्वारा 2022 तक
इसको 2 गुना करने की बात की जा रही थी, मतलब कि 100 रुपया यदि लागत होगा तो 100 रुपया टोटल 200 रुपया में बिकना चाहिए, ठीक है। तो जितना लागत है उसका 2 गुना उनको इनकम होना चाहिए, राइट। तो लेकिन ऐसे अभी तो दिख नहीं रहा, अभी तक जो है वो 1.5 गुना मिल रहा है किसानों को। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको लेकर जो फैसला किया जाता है वो किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, यही इसको करते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? CACP, ये आते हैं कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक कार्यालय है, ठीक है। इसके अंतर्गत 22 फसलों को लिया जाता है MSP के अंतर्गत, ओके। MSP के अंतर्गत 22 फसलों को गन्ना के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है उचित लाभकारी मूल्य, मतलब कि FRP जो है वो गन्ना के लिए दिया जाता है। और 22 जो प्रोडक्ट है जिसके लिए क्या दिया जाता है? MSP दिया जाता है। उसमें से आप देखोगे 14 खरीफ फसल है और 6 रबी फसल है, ठीक है। इसका लिस्ट आपको याद करना है कि इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो ये आपके लिए वर्क हुआ। और यदि आप कोई चाहो तो इस लिस्ट को कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि कौन कौन सा इसमें है। इससे संबंधी जो चीज़ें हैं कि इसकी शिकायत के लिए जो सिफारिश की जाती है वो हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसको लेके ना उत्पादन की लागत को किस तरह से निर्धारित करना चाहिए, किस तरह से लागत को तैयार करना चाहिए। 3 प्रकार के उत्पादन की बात की जाती है। पहला A2 के अंतर्गत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पे ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई, ये सब शामिल किया जाता है। मतलब कि देखिए अब किसी चीज़ों को रेट बनाना हो कि हमें इसका रेट तय करना है कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसको उपजाने में 3 स्तर से काम चलेगा। पहला A2 में क्या क्या आएगा? तो बीज, मतलब कि किसी फसल को उगाने में कितने बीज पे खर्चा आया, उर्वरक पे कितने खर्चा आया, कीटनाशक कितने रुपए का डाला गया, श्रम मतलब मजदूर कितना लगा, श्रम पट्टे मतलब कि आपने यदि आपका खेत स्वयं का खेत नहीं है, आप दूसरे के खेतों में काम करें तो पट्टे पे आप ज़मीन लोगे ना, तो उसका भी तो किराया देना पड़ेगा, किराया कितना लग रहा है। उसके बाद है भूमि का ईंधन कितना लगा, ईंधन मतलब कि यदि आप सिंचाई करते हैं तो उसमें भी तो ईंधन लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कितनी खर्चा हुई उसको ऐड कर किया जाता है 1-2 के अंदर, राइट। A2। उसके बाद है सेकंड है A2 प्लस FL के अंतर्गत क्या आता है? FL के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि परिवार के जो व्यक्ति जो वेतन जिनको नहीं मिलता है वो भी तो काम करते हैं वहाँ पे, राइट। मान लीजिए कि आपके घर में 10 व्यक्ति है, ठीक है। 10 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति जो है वो खेत में काम करते हैं। तो खेत में काम करते हैं तो उनको तो अलग से पैसा घर से नहीं ना मिलता है, वो तो उसी में ऐड होगा। तो FL में क्या होता है कि इनको उसमें ऐड किया जाता है F2 में, प्लस जो व्यक्ति मजदूर काम करते हैं घर के परिवार के व्यक्ति उनकी मजदूरी को उसमें ऐड किया जाता है, राइट। उसके बाद है C2 के अंतर्गत क्या आता है? C2 के अंतर्गत आता है कि जो आपने भूला C2 के अंदर क्या ये आता है कि मान लीजिए कि आपका भूमि है, ठीक है, आपका लैंड है, तो भैया इस लैंड का भी तो होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, कीमत होना चाहिए महीने का। जैसे आप किसी के दूसरे से पट्टे पे यदि ज़मीन लेते हैं तो उसकी तो कीमत होती है, उसकी तो किराया होती है, लेकिन अपनी ज़मीन का भी तो किराया होना चाहिए, राइट। तो ये भी भूमि इसको स्वामित्व में इसको भी ऐड किया जाता है, लेकिन ये C2 में ऐड किया जाता है। परंतु अभी तक जो प्रक्रिया चलता है उस प्रक्रिया के दौरान CACP जो है वह मूल्य का जो निर्धारण करता है MSP को, वो A2 को जोड़ता है और FL को जोड़ता है, वो C2 को ऐड नहीं करता अभी तक। लेकिन किसानों के द्वारा हर वक्त मांग होती है कि इसको ऐड किया जाए। स्वामीनाथन समिति जो था उसका भी सिफारिश था कि इसको ये चीज़ों को ऐड किया जाए, लेकिन अभी तक इसको ऐड नहीं किया जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत A2 और FL को ही ऐड किया जाता है, C2 को ऐड नहीं किया जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, C2 को क्या किया जाता है? ऐड नहीं किया जाता है, राइट। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में यदि आप लक्ष्य मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको UPSC से रिगार्डिंग आपको मेंटोर किया जाता है, आपकी हर एक गाइडेंस किया जाता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस चीज़ों को छोड़ना है और कैसे आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, ऑप्शनल कब खत्म करना चाहिए, PT के लिए कब फोकस करना चाहिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब करना चाहिए, आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक मिलता है। तो सारे जानकारी आपको इस पर मिल जाएगा। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आप 1 ईयर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो फीस है
वो 9,099 है। यदि मंथली आप पे करना चाहते हैं तो 999 आप पे कर सकते हैं, राइट। यदि फिर से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरी है, यदि आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा लगता है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कोशिश करेगी कि आपको कम से कम में प्रोवाइड किया जाए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। यह है कि पेट्रोलियम जो उत्पादन होता है ना, उसकी लागत बढ़ने से, मतलब पेट्रोल की मूल्य बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ेगी। किस तरह से बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी सामान को एक जगह से, जैसे एक सेब है, ये जम्मू कश्मीर में उत्पादन हुआ, मतलब पैदावार हुआ इसका, और ये आ गया दिल्ली। तो ये जो आएगा, ये किसके माध्यम से आएगा? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा, वाहन के माध्यम से। वाहन का जो लागत होता है किराया, ठीक है, किराया जो होता है वो यदि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा तो उसकी किराया बढ़ जाएगी, राइट या रॉन्ग? किराया डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जब किराया बढ़ गया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे। तो पहले सेब मिलता था 100 रुपया में, तब मिलता था जब किराया था 500 रुपया। लेकिन अभी तेल का कीमत बढ़ चुका है। अब ये कीमत हो गई है कि कितना? अभी कीमत बढ़ के हो चुकी है 100 रुपये लीटर। पहले 80 या 90 हुआ करता था, अब 100 से प्लस हो गया है। तो इसीलिए अब क्या होगा, ये सेब आपको कम से कम 120 रुपये में मिलेगा। तो ये तो 20 रुपये आपका प्लस हो गया ना। तो ये होता है कि चौतरफा इससे प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कच्चा माल है और कच्चा माल के ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया और उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया, तो क्या होता है? डबल ये चीज़ें होती है। तो इससे क्या होता है? चौतरफा आपके पास महंगाई देखने के लिए आपको मिलता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि बात किया जाता है कि इस चीज़ों को रोकने के लिए आरबीआई क्या करती है। आपके ध्यान में आएगा सरकार क्या करती है और आरबीआई महंगाई को रोकने के लिए क्या करती है। देखिए, सरकार जो करती है वो तो अपनी नीति को लेके आएगी, मतलब टैक्स कम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन आरबीआई जो होती है वो मौद्रिक जो नीति होती है उसको करता है। अब मौद्रिक नीति के अंतर्गत कौन कौन सा हथियार आता है? तो हथियार आता है CRR, SLR, रेपो रेट। ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत जल्द इकोनॉमिक्स का अपना सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट। तो ये 4 टूल का कम से कम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद खुले बाजारों में प्रतिभूतियाँ को बेचना, ये सारी चीज़ें भी आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ये आरबीआई करती है। ये जो मौद्रिक नीति समिति आप देख रहे हैं, पहले मौद्रिक नीति को लेकर कोई समिति नहीं हुआ करता था। इससे संबंधित उर्जित पटेल की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने ही सिफारिश दिया था कि मौद्रिक नीति का एक समिति होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, उर्जित पटेल समिति के सिफारिश के ही आधार पे हम क्या करते हैं, इसको लागू किया जाता है। तो अंडरस्टैंड, इसको क्लियर हो गया आपको, राइट। तो ये सारे चीज़ों को ही करके क्या होता है कि महंगाई को टैकल किया जाता है। हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार को मतलब आवाजाही जो होता है उसके लिए उत्पादन शुल्क को घटा सकती है। हमने बताया कि टैक्स जो है उसको टैक्स को कम कर सकती है, जिससे कि क्रूड ऑयल जो हो कम से कम दर में हमें मिल सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज के अंतर्गत है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, ये रेल मंत्री भी है और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। इन्होंने बताया कि साइबर अपराधों को निपटाने के लिए नए कानून की ढांचे की ज़रूरत है। अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक्चुअली साइबर अपराध होता क्या है, राइट। इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध वो होता है ऐसा अपराध जिससे, ठीक है, कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हो। जिसमें क्या हो? कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हो। किसी भी कंप्यूटर या फिर आपराधिक स्थानों पर मिलने वाले कंप्यूटर का कोई भी अपराध करना या फिर कंप्यूटर का अपराध कहलाता है। मतलब कि ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें होती है कि कंप्यूटर के माध्यम से इसको यदि किया जाए, नेटवर्क के माध्यम से यदि किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर अपराध बोलते हैं। इसमें क्या होता है? किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना, ठीक है, और उसका गलत इस्तेमाल करना। आपकी निजी जानकारी को प्राप्त कर लिया जाता है और उससे गलत इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि कंप्यूटर की क्या होती है? नकल लेना या फिर चोरी करना। ये सब सारी चीज़ें साइबर अपराध का है। डिटेल नीचे में डिस्कस करते हैं। इससे जानकारी को क्या करता है? ये चोरी करता है, ठीक है, जानकारी को मिटाने का काम करता है, जानकारी में हेर फदल करता है, ठीक है।
उसके बाद है किसी भी जानकारी को किसी और को देने और कंप्यूटर को भागों में चोरी करना, ठीक है, नष्ट करना, ये सारी चीज़ें आती है। उससे आप स्पैम ईमेल जो आपके पास आता है, ठीक है, स्पैम ईमेल आप देखेंगे कि आप अनवांटेड, आपने कभी उस साइट पे गया नहीं है और उस साइट का ईमेल आपके पास आता रहता है। उसके बाद हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, ठीक है, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना और उसमें हेराफेरी कर देना, ठीक है। ये जो कंप्यूटर आधार जो होता है हमने बताया कि कंप्यूटर की जानकारी को चोरी करना, मतलब कि किसी का निजता, मतलब उपभोक्ता के नाम, उनकी पासवर्ड, उसकी फ़ोन। आप देखे होंगे कि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है, आप उस साइट किसी साइट पे नहीं जाते हैं, लेकिन उस साइट का आपको बार बार मैसेज आता रहता है कि आपकी कोचिंग का इतना फीस है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये सब भी एक तरह का क्या होता है कि आपका डाटा के यूज़ किया जाता है। आपका डाटा कहीं पे स्टोर होता है, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से उस डाटा को निकालते हैं और आपको ये जानकारी देते रहते हैं। जानकारी मिटाना, अब मान लीजिए कि आप साइट पे किसी की जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो साइट में क्या है कि गलत तरीके से घुस के, आप पुलिस की कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑनलाइन, अब किसी गलत तरीके से घुस के उस रिकॉर्ड में से उस एक व्यक्ति का नाम हटा दे, तो पुलिस के पास तो अब 3 अपराधी था, अब एक का नाम हट गया तो 2 ही अपराधी था। तो इस तरह से गलत चीज़ों को करना, ठीक है, हेरा फेरी करना, जानकारी को हटाना, जानकारियों में छेड़खानी करना, बाहरी जो नुकसान है उसको जोड़ना, ठीक है। उसके बाद है ये साइबर अपराध के जो प्रकार होते हैं, इसमें एक होता है ईमेल। आपको एक ईमेल आता है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से पॉपअप करता है, यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी डाटा होती है, वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे हैकिंग कर लेता है उपभोक्ता को, जो आपकी निजी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें वो हेर फेर कर देते हैं, राइट। उसके बाद है वायरस को फैलाना। साइबर फिशिंग, मतलब साइबर फिशिंग में ये होता है कि भेजता है जिससे जानकारी उनके पास चला जाए और जानकारी का वो क्या करता है, उससे नुकसान करता है, इससे ईमेल को आकर्षित होते हैं, राइट। ईमेल, जो भी आपके पास कोई ईमेल आता है इंपॉर्टेंट, उसको ले लिया जाता है। वायरस का एस्पायरिस, ठीक है, पाइरेसी, मतलब इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि कोई डाटा है, ठीक है, कोई किसी का वेबसाइट का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया, नकली में बना लिया, ठीक है, और उसको सस्ते दामों पे बेच दिया। तो ये क्या होता है, ये साइबर क्राइम, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है, राइट। आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि टेलीग्राम में बहुत कुछ मिल जाता है हमारा यूपीएससी से रिलेटेड, तो वो भी एक साइबर क्राइम ही होता है, क्योंकि आप बिना परमिशन का किसी का डाटा लेके आप कहीं पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से आप भी लोग बचेंगे, किसी का डाटा यूज़ ना करें, ठीक है। फर्जी कॉल के थ्रू आपको फ़ोन आता है, उसके थ्रू आपके क्या होता है, ईमेल, आपके एटीएम कार्ड का नंबर, पिन नंबर, ये सब मांगा जाता है। अब तो ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है चीज़ें, राइट। तो इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे, तो इन सारे चीज़ों से जानकारी को मिलाना। उसके बाद है सोशल नेटवर्क साइट पे अफवाहजनक चीज़ें फैलाना। अब अफवाह फैला दिया जाता है कि कुछ होने वाला है, वो भी एक तरह का साइबर अपराध ही है, ठीक है। और साइबर बुलिंग मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर अश्लील जाके कमेंट करना, और ऐसा कमेंट करना जो सामने वाले जो है कोई व्यक्ति है, आप उसको मजाक उड़ा रहे हो कमेंट बॉक्स में, तो उसको क्या होगा, उसकी जो निजता होती है, उसके बाद जो गरिमापूर्ण जीवन है उसको दहन होती है ना, बड़ी पूरी सोशल मीडिया पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो ये एक है कि उसके गरिमापूर्ण जीवन को बाधित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक हमारा साइबर अपराध का ही मामला होता है। तो हमने देख लिया कि साइबर अपराध क्या होता है, इससे संबंधित ये आप आर्टिकल जीएस पेपर जो 3 है हमारा, ठीक है, उसमें साइबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सिक्योरिटी का ये पार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में ये चीज़ें देखिए, इसी में एक बात किया जाता है कि निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या होती है, विखंडन होती है। तो निजता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 21, राइट। आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को दिया गया है। ये पुट्टास्वामी केस से आया था 2017 में, इसको याद रखेंगे। पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता को अधिकार आया था, आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 में दिया गया है, राइट। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत है कि अनुच्छेद जो 51A है के प्रति न्याय विभाग ने बोला है कि वेबसाइटों पे इसकी जागरूकता बढ़ावा देनी चाहिए। देखिए, आर्टिकल जो 51A है वो है आपका संविधान के मौलिक कर्तव्य को बताता है। देखिए, हमें ना अभी तक मौलिक अधिकार के बारे में पता होता है कि निजता का अधिकार मेरा है, ये है, वो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो
सरकार के द्वारा, और राष्ट्रपति भी इसके ऊपर बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि इसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इससे संबंधित है। चलिए अब हम थोड़ा सा बेसिक को जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में, राइट। मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि यह स्वर्ण सिंह समिति जो था उसके सिफारिश पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक अधिकार पहले थे। बाद में 2002 में 46वां संविधान संशोधन के तहत एक को और जोड़ दिया गया। तो टोटल जो अब है वो है 11। वो 11 इस प्रकार है। पहला जो है वो है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का क्या करें, आदर करें। उसके बाद दूसरा जो है यह स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब कि स्वतंत्रता जो हमारा हुई थी, देश की आज़ादी हुई थी, उनमें जो भी चीज़ें हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका अपने हृदय में संजो के रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया था। तीसरा जो है वो है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। मतलब कि एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात की जा रही है। चौथा नंबर क्या है, देश की रक्षा करें और आहन किया जाए कि राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। आहन होने पे आपको यदि देश की रक्षा करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे देश में हमें सेवा करने की ज़रूरत है, राइट। चौथा नंबर क्या है, 5वां नंबर, भारत के सभी लोगों को समझता और सम्मान भाइत्व की भावना को निभाना चाहिए, जिसके तहत ये रहता है कि एक बंधुत्व की भावना होती है ना, कि भाईचारे वाला चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कोई भी धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर किसी वर्ग के आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें और स्त्रियों को जो सामान्य के विरुद्ध है उसको भी हमें त्यागना चाहिए। यदि वो काम जो स्त्रियों के लिए विरुद्ध होता है उसको भी हमें त्याग देनी चाहिए। हमारी सामरिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका क्या करना चाहिए, परिरक्षण हमें करना चाहिए, राइट। परिरक्षण करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो प्रकृति को हमें क्या करना चाहिए। प्रकृति जो है ना, प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनको रक्षा करना चाहिए, मतलब उनको बढ़ावा देने में योगदान देना चाहिए। उसके बाद है प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना चाहिए, मतलब कि जानवरों के प्रति हम जो पोचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ों के प्रति भी हमें दयावान होना चाहिए। उसके बाद हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समांत करना चाहिए, मानवता, ठीक है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावनाओं को क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए। अब देखिए कोई होता है रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी ये एक्सेप्ट नहीं करता जो वैज्ञानिक तौर पे चीज़ें विकास होता है, लेकिन समय की ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस आने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है सामाजिक सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना चाहिए और हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के लिए आपको क्या करना चाहिए, उत्कर्ष और बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के प्रगति नियंत्रण बढ़ते रहे और हम एक ऊंचाई को छू पाए। तो हमें देश की डेवलप करने के लिए हमें एक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से कहीं पे जा रहे हैं, कोई सड़क बन रही है अब हम उसको तोड़ दिए, कोई नाला बन रहा है उसको हमने तोड़ दिया, तो इस चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हमें इसमें क्या करके आना चाहिए, सामने आना चाहिए, अपने क्षेत्र को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट से बढ़ावा देना चाहिए, राइट। उसके बाद है 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हमें शिक्षा उपलब्ध करने के लिए भेजना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य होता है, बच्चों को स्कूल भेजो, राइट। राज्य का भी कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार भी है, लेकिन आप जब तक स्कूल नहीं बच्चे को भेजेंगे तब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे को किस तरह से स्कूल भेज रहे हैं, राइट। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 10 पहले जोड़ा गया था 42 के तहत और एक को जोड़ा गया 86 के तहत, तो ये याद करके रखेंगे। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वो बताता है कि उसमें जो संशोधन हुआ था उसको हम बोलते हैं लघु संविधान, क्योंकि उस समय क्या था, इमरजेंसी के टाइम आने वाला था, तो बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, संविधान में संशोधन कर दिया गया था, जिसके संशोधन के तहत आप देखेंगे प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड को जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया।
अभी तक ये मामला था कि राष्ट्रपति जो है वो उनके मान भी सकते हैं, बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत ये था कि मंत्रिमंडल यदि कोई भी चीज़ें बताता है, राष्ट्रपति को यदि सुझाव देता है, तो राष्ट्रपति को उनके सुझाव को मानना ही पड़ेगा। इसके तहत बाध्य कर दिया गया था। बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन कर दिया गया था, लेकिन ये चीज़ें 42 में किया गया था। उसके बाद क्या गया था कि संवैधानिक संशोधन जो है वो न्याय प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। मतलब कि संविधान में यदि संशोधन किया जाता है तो उस मामले को आप न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको न्यायालय से अलग करने की बात की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षा, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण, नाप तोल, न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, इन सारे को गठन और संगठन के विषय को पहले ये राज्य सूची में हुआ करता था, उसको ट्रांसफ़र करके संवर्ती सूची में लाया गया। अब जब संवर्ती सूची में लाया जाता है तो क्या होता है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है। लेकिन दोनों के कानून के बीच में यदि टकराव होता है तो केंद्र का ही कानून सर्वोच्च माना जाए। तो इसीलिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, केंद्र और राज्य के। तो ये चीज़ों को क्या किया गया, समवर्ती सूची में लाया गया। उसके बाद है थोड़ा सा चीज़ें हम देख लेते हैं। संविधान जो दिवस होता है वो हम 42 नवंबर 1949 को बनाया गया था, इसीलिए ये जो 42 नवंबर का दिन होता है उसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारा सारे हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आर्टिकल है ये चंडीगढ़ से संबंधित है, कि चंडीगढ़ जो है ये अभी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने से ये होता है केंद्र शासित प्रदेश, कि यहाँ के जो प्रशासन के सारे चीज़ों को जो कामकाज होता है वो केंद्र के हाथ में होता है, केंद्र के हाथ में होता है। तो केंद्र के द्वारा डायरेक्ट रूप से यहाँ पे प्रशासन को चलाया जाता है, केंद्र शासित होता है, मतलब केंद्र के द्वारा शासित होता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि भगवंत मान जो है वो नए मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। इन्होंने बोला है कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप देना चाहिए। अब चंडीगढ़ देखिए 3 चीज़ें हो जाती है, एक तो ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, एक तो ये पंजाब का राजधानी है, दूसरा ये हरियाणा का राजधानी है। तो ये मामला फंस गया, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बीच में इसको लेकर टकराव आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 के तहत हम किसी अपने मतलब भारत के हिस्से में किसी भी राज्य का उनको राज्य बना, किसी भी क्षेत्र को राज्य बना सकते हैं, क्षेत्र का सीमा को परिवर्तित कर सकते हैं, नाम को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आर्टिकल 3 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मामला थोड़ा सा आगे जाएगा, एडिटोरियल आएगा तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि रक्षा क्षेत्र में निरंतर हम क्या बोलते हैं, शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो अब पहले क्या होता था कि हम बहुत ज़्यादा आयात करते थे, लेकिन हम बहुत सारा चीज़ें भारत में खुद से बनाने लगे। तो ये एक चीज़ें बताया जाता है, ठीक है, कि हम स्वदेशी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा जो रक्षा बजट है उसमें जो आयात जो है वो घट रहा है, उसका को चीज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाएंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि हम दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं अपना जो रक्षा उपक्रम है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में इसमें बात किया गया है कि भारत में क्या है कि सर्वोच्च एफडीआई होना चाहिए, राइट। एफडीआई की बात की गई है, एफडीआई पाने के लिए। तो एफडीआई को लेके हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो विदेश में है वो यदि भारत में आके निवेश करना चाहता है, ठीक है, भारत में यदि निवेश करता है, किसी भी जगह पे निवेश करेगा, यदि 10% से ज़्यादा निवेश करता है तो वो एफडीआई होता है। यदि 10% से कम निवेश करता है तो वो संस्था में निवेश करता है तो विदेशी संस्थागत निवेश होता है। यदि वो 10% से कम और वह यदि शेयर बाजार में करता है, शेयर बाजार के थ्रू करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये हमारा चीज़ होता है। ये चीज़ें किसने आइडेंटिफाई किया है, ये जो बात किया गया है ये अरविंद मायाराम समिति के द्वारा बताया गया है। अभी इस मुद्दे में कंटेस्ट में ये था कि भारत में सर्वोच्च एफडीआई पाने वाला देश में से एक हो गया है। हम दूसरे, चौथे या 5वें नंबर पे जो आ गए हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है। इस पेज के अंतर्गत ये भी आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। यूक्रेन वाला इशू ये भी एक्चुअली हमारा जो एग्ज़ाम वाला है उसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जो असम वाला जो एक्चुअली क्षेत्र था उसको जो सभा से अलग करने की बात की गई थी, ठीक है, तो उससे संबंधित था, इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं।
तो एडिटोरियल में आज के एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हमने डिस्कस किया था पहले, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊं कि सामाजिक सुरक्षा का महत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी भी क्या है कि कहाँ पे है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इनके आने वाले जब ये बूढ़े होंगे तो उनके लिए तो कोई पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो एक सिक्योरिटी उनके प्रोवाइड नहीं होते। तो उसी से संबंधित ये बात की गई है, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है कि रूस को आने वाले समय में क्या है G20 से बाहर करने की प्रस्ताव किया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान समेत कई देशों ने बोला है कि G20 को क्या करना चाहिए, इसको अलग कर देना चाहिए, राइट। तो इसको लेके हो सकता है कि भारत में दबाव आ जाए, राइट। तो इस चीज़ों को करने की बात की जा रही है, राइट। तो आने वाले समय में क्या है G20 में 2022 में जो बैठक होगा वो इंडोनेशिया में होगा, लेकिन 2023 में जो बैठक होगा वो भारत के अंतर्गत होगा। तो इससे हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत जो है ना वो बैलेंस बना के चल रहा है रसिया वाला इशू पे, राइट। तो अब आगे आने वाले समय में इससे क्या चुनौती होगा, तो वही चीज़ें इसमें बात किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। आप यदि हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।